स्वागत। आज हम राजस्थान के इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण दौर की पड़ताल कर रहे हैं। जी हाँ, वो दौर जब राजस्थान के किसान और आदिवासी मतलब आम लोग अपने हकों के लिए उठ खड़े हुए थे। हमारे पास जो दस्तावेज और लेख हैं वो उस जमाने के संघर्ष, शोषण और लोगों के जबरदस्त हौसले की कहानी बताते हैं। हाँ, ये वो समय था जब रियासतें थीं, जागीरदारी व्यवस्था का बोलबाला था और अंग्रेजी हुकूमत का दखल भी बढ़ ही रहा था। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है इन आंदोलनों के पीछे की वजह समझना। क्या कारण थे, कौन सी मुख्य घटनाएं हुई? और हाँ, कौन नायक थे, उनकी विरासत क्या रही, क्योंकि उस वक्त किसानों और आदिवासियों पर कई तरह के बोझ थे। जैसे भारी लगान तो था ही, लाग बाग ये क्या चीज थी? लाग बाग मतलब तरह तरह के टैक्स, अनगिनत किस्म के, और फिर बेगार यानी बिना मजदूरी के काम करवाना, ये सब आम था। तो आज हम इन्हीं सब की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक किसान आंदोलन ऐसा भी था जो दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले अहिंसक आंदोलनों में गिना जाता है? हाँ, बिजोलिया की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। तो चलिए ऐसी ही कई अनसुनी और जरूरी बातों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत में ये समझना जरूरी है कि उस समय हालात थे कैसे। जैसे मेवाड़, मारवाड़, सीकर, अलवर, इन रियासतों में जागीरदार किसानों से बहुत ज्यादा भू राजस्व लेते थे। और आपने बिजौलिया का जिक्र किया, वहाँ 84 तरह के टैक्स, ये सच है? जी हाँ, दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है। 84 तरह के कर, सोचिए जरा। अविश्वसनीय। और सिर्फ यही नहीं, लाटा कुंता जैसी प्रथाएं थीं, मतलब खड़ी फसल देखकर ही अंदाजे से लगान तय कर देना, जो किसानों के लिए नुकसानदेह होता होगा अक्सर। बिल्कुल। फिर जैसे 1903 में बिजौलिया में कृष्ण सिंह ने चवरी कर लगा दिया। चवरी कर ये क्या था? लड़की की शादी पर टैक्स 5 रुपए का। उस जमाने में 5 रुपए बहुत होते थे। अरे बाप रे, शादी पर भी टैक्स। और फिर 1906 में पृथ्वी सिंह आए। उन्होंने तलवार बंधाई का खर्च जनता पर डाल दिया। मतलब नया जागीरदार गद्दी पर बैठेगा, राजा को नजराना देगा और वो पैसा वसूला जाएगा आम जनता से। तो इन सब चीजों ने तो किसानों की कमर ही तोड़ दी होगी। सही कहा। और ऊपर से बेकार तो थी ही। जाहिर है इन सब के खिलाफ आवाज तो उठनी ही थी। तो आवाज उठी कैसे? शुरुआत में किसने नेतृत्व किया? देखिए, शुरुआत में तो जातीय पंचायतें ही विरोध करती थीं। बाद में राजस्थान सेवा संघ जैसे संगठन बने, जिन्होंने आंदोलनों को ज्यादा संगठित रूप दिया, एक दिशा दी। हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि कई आंदोलन किसी खास जाति के इर्द गिर्द भी रहे हैं ना। जी बिल्कुल। जैसे बिजोलिया में धाकड़ किसान थे, शेखावाटी में जाटों का जोर था, अलवर भरतपुर में मेव किसान थे, और आदिवासी इलाकों में भील और गरासिया समुदाय। तो चलिए सबसे पहले बिजोलिया की ही बात करते हैं। 1897 से 1941, लगभग 44 साल। हाँ, ये दुनिया के सबसे लंबे चले अहिंसक किसान आंदोलनों में से एक माना जाता है, और ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है, अहिंसक रहना। बिजौलिया, इसका पुराना नाम विजयावल्ली था, है ना? और ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा था। जी, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था। कहते हैं राणा सांगा ने अशोक परमार को दिया था, खानवा युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए। यहाँ धाकड़ किसान ज्यादा थे। कारण तो वही रहे होंगे, 84 टैक्स, भारी लगान। हाँ, वही सब। लाटा कुंता, चमरी कर, तलवार बंधाई, इन सब ने मिलकर आग में घी का काम किया। तो ये जो 44 साल का लंबा संघर्ष था, इसे समझने के लिए क्या हम इसे कुछ हिस्सों में बांट सकते? हाँ, मोटे तौर पर 3 चरण माने जाते हैं इसके। पहला चरण 1897 से 1916 तक। इसका नेतृत्व किसने किया? स्थानीय संत थे साधु सीताराम दास। उन्होंने कमान संभाली। गिरधरपुरा गांव से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उन्होंने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को महाराणा फतेह सिंह के पास उदयपुर भेजा भी। तो महाराणा ने कुछ किया? एक अधिकारी भेजा जांच के लिए, हामिद नाम का, पर कोई खास नतीजा नहीं निकला। हाँ, प्रेमचंद भील, ब्रह्मदेव, फतेहकरण चारण जैसे स्थानीय नेता भी सक्रिय थे इस दौरान। अच्छा, फिर दूसरा चरण? सुना इस दौर में बड़े नेता जुड़े, विजय सिंह पथिक। बिल्कुल सही। दूसरा चरण 1916 से 1923 तक बहुत अहम माना जाता है। विजय सिंह पथिक, जिनका असली नाम तो भूप सिंह था, वो आए, और माणिक्यलाल वर्मा भी जुड़े। पथिक जी ने क्या खास किया? उन्होंने 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड बनाया, एक तरह से आंदोलन को संगठित किया। मन्ना पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। वो कैसे? कानपुर से एक अखबार निकलता था, प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी उसके संपादक थे। पथिक जी ने प्रताप में बिजोलिया के बारे में लगातार लिखवाया।
कहते हैं पथिक जी ने विद्यार्थी जी को चांदी की राखी भी भेजी थी। अच्छा, मतलब मीडिया का इस्तेमाल किया आवाज पहुंचाने के लिए। जी। लोकमान्य तिलक ने भी अपने मराठा अखबार में इसके पक्ष में लिखा। तो ये आंदोलन अब सिर्फ मेवाड़ या राजस्थान तक सीमित नहीं रहा। इसका असर रियासत पर पड़ा कुछ? दबाव तो बढ़ा। 1919 में मेवाड़ रियासत ने एक आयोग बनाया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। उसने कुछ सिफारिशें दी भी, पर रियासत ने मानी नहीं। टालने की कोशिश। हाँ, फिर 1922 में अंग्रेजों के प्रतिनिधि एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड आए। उन्होंने किसानों से समझौता किया और 35 तरह के टैक्स माफ भी कर दिए। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, पर स्थानीय जो सामंत था उसने इस समझौते को लागू करने से ही मना कर दिया और फिर 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये चरण एक तरह से यहाँ थमसा गया। अच्छा, तो फिर अंतिम सफलता कैसे मिली? तीसरे चरण में क्या हुआ? तीसरा चरण चला 1923 से 1941 तक। इसमें फिर माणिक्यलाल वर्मा जी सक्रिय हुए, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी जैसे बड़े नेता भी जुड़े। काफी लंबा संघर्ष रहा ये तो। हाँ, आखिरकार 1941 में जाकर समझौता हुआ। तब मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे सर टी विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। उनके प्रयासों से लगान की दरें कम हुई, ज्यादातर लागबाग और बेगार खत्म हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की भी भूमिका रही? हाँ बिल्कुल, रानी भीलनी, उदिमालन जैसी महिलाओं का जिक्र आता है और माणिक्यलाल वर्मा जी का लिखा पंछिया गीत, वो तो इस आंदोलन का प्रतीक बन गया था, बहुत लोकप्रिय हुआ। तो बिजौलिया ने वाकई एक मिसाल कायम की, संगठित, अहिंसक और अंततः सफल। इसने जरूर दूसरे इलाकों को भी प्रेरणा दी होगी। निश्चित रूप से बिजौलिया की सफलता देखकर पूरे राजस्थान में किसानों का हौसला बढ़ा। इसी की तर्ज पर जैसे बेंगू में आंदोलन शुरू हुआ। बेंगू ये चित्तौड़गढ़ में है? जी हाँ, चित्तौड़गढ़ ये भी मेवाड़ का ही प्रथम श्रेणी ठिकाना था। यहाँ भी धाकड़ किसान ज्यादा थे। 1921 में मेनाल नाम की जगह से आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा था? राम नारायण चौधरी, जो राजस्थान सेवा संघ से जुड़े थे। यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। बेंगू के जो सामंत थे अनूप सिंह, उन्होंने किसानों से समझौता कर लिया। अच्छा, फिर तो मामला सुलझ गया होगा। नहीं, मेवाड़ रियासत ने उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। उसे बोल्शेविक समझौता कह दिया। बोल्शेविक समझौता? रूस की क्रांति से जोड़ दिया इसको? हाँ, शायद उन्हें डर लगा कि किसान संगठित होकर सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तो रियासत ने समझौते को रद्द कर दिया और जांच के लिए ट्रेंच कमीशन भेजा। फिर क्या हुआ? 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसान सभा कर रहे थे। ट्रेंच ने उस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली? यहां भी? हाँ, इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के 2 किसान शहीद हो गए। ये भी एक बहुत दुखद घटना थी बेंगो आंदोलन की। लेकिन क्या अंत में यहां भी कुछ राहत मिली किसानों को? हाँ, आखिरकार 1924 में यहां भी लगान दरें कम की गईं और बेगार को खत्म किया गया। ये किसानों की सभा पर गोली चलाने की घटना, ये तो बार बार सुनने में आ रही है। हाँ, दुर्भाग्य से ये पैटर्न कई जगह दिखा, जैसे बूंदी या बरड़ कह लीजिए, वहां भी ऐसा ही हुआ। बूंदी में कब हुआ आंदोलन? ये 1923 के आसपास शुरू हुआ। यहाँ गुज्जर किसानों की संख्या ज्यादा थी। नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा कर रहे थे, वो भी राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे। और यहाँ भी गोली चली? जी, 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव में किसानों की सभा हो रही थी। पुलिस अधिकारी था इकराम हुसैन, उसने गोली चलवा दी। इसमें कौन शहीद हुए? इसमें नानक जी भील, जो उस समय झंडा गीत गा रहे थे, वो शहीद हुए और एक देवीलाल गुज्जर भी शहीद हुए। नानक जी भील, माणिक्यलाल वर्मा ने उनकी याद में कोई गीत लिखा था शायद। हाँ, अर्जी नाम का गीत लिखा था वर्मा जी ने नानक जी भील की याद में। बूंदी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी खास रही, पर अफसोस कि यह आंदोलन 1943 तक चला, लेकिन कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया। अब आते हैं अलवर के नीमू चाणक कांड पर। इसे तो राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। सही कहा आपने। अलवर में दरअसल 2 मामले हुए थे। एक तो 1924 में जंगली सुअरों को मारने की इजाजत को लेकर आंदोलन हुआ, वो तो सफल रहा। अच्छा, सुअर मारने की इजाजत क्यों नहीं थी? फसल खराब करते होंगे? हाँ, फसल बर्बाद करते थे, पर राजा ने उन्हें मारने पर पाबंदी लगा रखी थी। किसानों ने विरोध किया तो इजाजत मिल गई। लेकिन दूसरा मामला ज्यादा गंभीर था। वही नीमू चाणा वाला? जी, 1924 में अलवर के महाराणा जयसिंह ने लगान की दरें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। इसके विरोध में 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में किसान इकट्ठे हुए थे। नीमूचाणा अब कोटपुतली भैरोड जिले में आता है। और वहां क्या हुआ? वहां पुलिस अधिकारी था छाजू सिंह। उसने किसानों की सभा पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए।
आंकड़ा 156 बताया जाता है। 156 लोग, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, इसीलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा गया। गांधी जी ने अपने अखबार यंग इंडिया में इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे दोहरी डायरशाही, डबल डायरआर्की कहा, मतलब जलियांवाला बाग से भी बुरा। रियासत और तरुण राजस्थान जैसे अखबारों ने भी लिखा होगा इसके बारे में। हाँ, उन्होंने भी इसकी बहुत आलोचना की। इस आंदोलन में एक बात और थी कि इसमें राजपूत किसानों की संख्या ज्यादा थी। ये तो बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। शांति से अपनी बात रखने वालों पर गोलियां। अब जरा शेखावाटी की तरफ चलें। सीकर का किसान आंदोलन, सुना है इसकी गूंज लंदन तक सुनाई दी थी। हाँ, ये शेखावाटी आंदोलन की एक बहुत खास बात है। 1922 में सीकर के सामंत थे कल्याण सिंह। उन्होंने टैक्स बढ़ाए तो आंदोलन शुरू हुआ। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व संभाला। और लंदन तक कैसे पहुंची बात? इसकी खबरें लंदन के अखबार डेली हेराल्ड में छपीं और फिर 1925 में पैथिक लॉरेंस नाम के एक ब्रिटिश सांसद ने ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ये मुद्दा उठाया। अरे वाह, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान गया इस पे। जी। फिर 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनी। इसने आंदोलन को और ताकत दी। ठाकुर देशराज जैसे नेता उभरे। हाँ, ठाकुर देशराज, उन्होंने कोई यज्ञ भी करवाया था शायद। हाँ, 20 जनवरी 1934 को पलथाना में जाट प्रजापति महायज्ञ करवाया था। किसानों को एकजुट करने का एक बड़ा प्रयास था ये। और वो कटराथल सम्मेलन जिसमें हजारों महिलाएं शामिल हुई थी। हाँ, वो तो एक ऐतिहासिक घटना है। 25 अप्रैल 1934 सीहोट के ठाकुर मानसिंह ने सोतिया का बास गांव की जाट महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया था। उसके विरोध में श्रीमती किशोरी देवी, ये हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी ना? जी हाँ, उनके नेतृत्व में करीब 10,000 महिलाओं ने कटराथल में प्रदर्शन किया। सोचिए, 10,000 महिलाएं उस जमाने में। कमाल है। और श्रीमती उत्तमा देवी ने भाषण भी दिया था। हाँ, ठाकुर देशराज की पत्नी थी वो। उन्होंने बहुत ओजस्वी भाषण दिया था। ये महिला शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन था। लेकिन क्या शेखावाटी में भी दमन हुआ, हिंसा हुई? हाँ, यहाँ भी हुई। एक तो जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ झुंझुनू में 21 जून 1934 को। वहाँ के ठाकुर ईश्वर सिंह ने किसानों पर गोली चलवाई। लेकिन इस मामले में एक अच्छी बात ये हुई कि उसे सजा मिली। ये शायद पहला मामला था जहाँ किसानों के हत्यारों को सजा हुई। ये तो न्याय की दिशा में एक कदम था। और कोई घटना? एक कूदन हत्याकांड भी हुआ 25 अप्रैल 1935 को। वहां धापी देवी नाम की एक महिला के कहने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया था, तो कैप्टन वेब नाम के अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलवा दी। इसमें 4 किसान शहीद हुए। इसकी गूंज भी ब्रिटिश संसद तक पहुंची थी। तो शेखावाटी आंदोलन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। अब मारवाड़ की बात करते हैं। वहां क्या स्थिति थी? मारवाड़ में भी किसान और आम लोग संगठित हो रहे थे। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1915 में ही बन गई थी। फिर 1921 में मारवाड़ सेवा संघ बना। वहां कोई खास आंदोलन हुआ? हाँ, 1920-21 में एक तौल आंदोलन हुआ था, चांदन माल सुराना के नेतृत्व में। सरकार ने 100 तोले के सेर को 80 तोले का करने का फैसला किया था। अच्छा, वजन घटा दिया था। हाँ, तो लोगों ने विरोध किया और सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा ने पशु निर्यात पर टैक्स के खिलाफ आंदोलन चलाया। वो भी सफल रहा। इस सभा ने कुछ पुस्तिकाएं भी निकाली थीं शायद। जी, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था। इनमें मारवाड़ शासन की कमियों और जनता की परेशानियों को उजागर किया गया था। लेकिन मारवाड़ में भी कोई हिंसक घटना हुई थी, डाबड़ा कांड। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। 13 मार्च 1947 डाबड़ा गांव डीडवाना में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हो रहा था। उस पर जागीरदारों के लोगों ने हमला कर दिया। कई लोग शहीद हुए इसमें। आजादी से कुछ ही महीने पहले। जी, इसकी पूरे देश में निंदा हुई थी। इससे पहले 1945 में चंद्रावल गांव में भी लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। ये तो मुख्य किसान आंदोलनों की बात हुई। इनके अलावा भी कुछ और आंदोलन थे जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, कुछ और भी थे। जैसे भरतपुर में 1931 में नई भूमि बंदोबस्त नीति आई, जिससे लगान बढ़ गया। तो भोजी लंबरदार के नेतृत्व में विरोध हुआ, पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन ज्यादा चल नहीं पाया। और मेव आंदोलन, वो अलवर भरतपुर में हुआ था। हाँ, 1932 से 34 के बीच। ये मेव मुस्लिम किसानों का आंदोलन था। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिमुल इस्लाम नाम की संस्था बनाकर इसे संगठित किया। गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान ने भी नेतृत्व किया। इसकी क्या वजह थी? मुख्य वजह तो वही लगान और दूसरे मुद्दे थे। मेवों ने खरीफ की फसल का लगान देना बंद कर दिया था। कुछ स्रोत कहते हैं कि इससे थोड़ा सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश हुई। अच्छा, तो इसका अंत कैसे हुआ? राज्य ने चौधरी यासीन खान के कहने पर एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर कादी अजीजुद्दीन बिलग्रामी
को अपनी काउंसिल में शामिल किया। महाराजा जयसिंह को यूरोप भेज दिया गया। बिलग्रामी की अध्यक्षता में जांच समिति बनी और फिर 1934 में समझौता हो गया। ठीक है। और बीकानेर? बीकानेर में दो तरह के आंदोलन दिखते हैं। एक तो गंग नहर क्षेत्र में, जहां 1927 के बाद पंजाब से आके किसान बसे थे। उन्होंने अपनी जमींदार एसोसिएशन बनाई और ज्यादातर संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगें रखीं। और दूसरा जागीरी क्षेत्रों में, जहां जाट किसान ज्यादा थे, वो लाग बाग बेगार के खिलाफ थे। करीब 37 तरह की लाग बाग बताई जाती हैं। 1937 में उदरासर गांव से जीवन चौधरी के नेतृत्व में शुरुआत हुई। बीकानेर में वो षड्यंत्र केस भी हुआ था ना? हाँ, बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 का। महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे। तब कुछ लोगों ने वहां बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे, जिनमें बीकानेर शासन की असलियत बताई गई थी। तो महाराजा ने क्या किया? लौटकर उन्होंने जन सुरक्षा अधिनियम लागू किया और स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहादुर जैसे कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में दूधवा खारा चूरू में हनुमान सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। फिर कांगड़ कांड, रत्नगढ़, चूरू 1946 में हुआ। ये बीकानेर किसान आंदोलन की आखिरी बड़ी घटना मानी जाती है। ये तो हुई किसानों की बात। अब जरा राजस्थान के आदिवासी आंदोलनों पर आते हैं। भीलों और मीणाओं के संघर्षों का भी इतिहास है। बिल्कुल। आदिवासियों में भीलों ने कई बार आवाज उठाई। मेवाड़ में 1881-83 का विद्रोह तो काफी बड़ा था, अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के खिलाफ। उसमें क्या हुआ था? सेना ने बारापाल में भीलों की झोपड़ियां जला दी थीं। विद्रोह पूरे मेवाड़ में फैल गया था। आखिर में कर्नल वॉल्टर की मध्यस्थता से समझौता हुआ, जिसमें भीलों को जंगल के अधिकारों और टैक्स में कुछ रियायतें मिली। और इससे पहले भी बांसवाड़ा में विद्रोह हुए थे? हाँ, 1872-75 में भी हुए थे। लेकिन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण आंदोलन था भगत आंदोलन। ये गोविंद गुरु ने चलाया था ना? जी हाँ, गोविंद गुरु ने सुरजी भगत के साथ मिलकर। ये मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भीलों के बीच था। गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कोई सभा भी बनाई थी? हाँ, 1883 में संप सभा बनाई थी और भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने, उनमें सामाजिक और नैतिक सुधार लाने के लिए भगत पंथ चलाया। उनका मकसद भीलों को एकजुट करना भी था। लेकिन इसी आंदोलन से वो मानगढ़ पहाड़ी वाली दुखद घटना जुड़ी है। हाँ, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 का दिन था। संप सभा का अधिवेशन चल रहा था। हजारों भील जमा थे। पुलिस ने वहां फायरिंग कर दी। कितने लोग मारे गए थे? अनुमान है कि 1500 से ज्यादा भील मारे गए थे। इसे भी राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। बहुत ही दर्दनाक घटना थी ये। 2012 में वहां शहीद स्मारक भी बना है। गोविंद गुरु का क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 10 साल बाद रिहा हुए। फिर उन्होंने अपना बाकी जीवन गुजरात के कामिया गांव में शांति से बिताया। वो हमेशा अहिंसा के समर्थक रहे। उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक माना जाता था। गोविंद गुरु के बाद भीलों के आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया? उनके बाद नेतृत्व संभाला मोतीलाल तेजावत ने। उन्हें भीलों का मसीहा या बावजी भी कहा जाता है। वो कहाँ के थे? उदयपुर के पास कोलियारी गांव के थे। ओसवाल जैन परिवार से थे, पर उन्होंने अपना जीवन भीलों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1921 में मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन शुरू किया। एक ही आंदोलन? हाँ, मतलब एकता का आंदोलन। हाँ। भीलों और गरासियों को एकजुट करने का। ये आंदोलन भूमट क्षेत्र में ज्यादा फैला, इसलिए इसे भूमट आंदोलन भी कहते हैं। उन्होंने मेवाड़ महाराणा के सामने 21 मांगे रखी थीं। उन्हें मेवाड़ की पुकार कहा गया था, है ना? जी हाँ, मेवाड़ की पुकार। पर महाराणा ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो क्या यहाँ भी दमन हुआ? हाँ, यहाँ भी। 7 मार्च 1922 को विजयनगर, जो अब गुजरात में है, वहां नीमड़ा गांव में भीलों का सम्मेलन हो रहा था। मेवाड़ भील कोर ने उस पर गोलीबारी कर दी। यहाँ भी गोलीबारी? हाँ। कितने लोग हताहत हुए? इसमें करीब 1200 भील मारे गए। गांधी जी ने इस घटना को भी जलियांवाला बाग से भयानक बताया था। ये तो बहुत ही दुखद है। तेजावत जी का क्या हुआ फिर? ये भूमिगत हो गए, काफी समय तक छिपे रहे। फिर 1929 में गांधी जी के कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1936 में जाकर उन्हें रिहा किया गया। ये तो भीलों के संघर्ष की कहानी हुई। अब मीणा समुदाय के आंदोलन की बात करते हैं। उनका आंदोलन किन वजहों से हुआ? मीणा आंदोलन मुख्य रूप से अंग्रेजी सरकार और रियासती कानूनों के खिलाफ था। 1924 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था, आपराधिक ट्राइब्स एक्ट। और मीणाओं को उसमें शामिल कर लिया गया? हाँ, और फिर 1930 में जयपुर रियासत ने अपना एक और कानून बना दिया, जरायम पेशा कानून। जरायम पेशा कानून, ये क्या था? ये तो नाम से ही अजीब लग रहा है। ये बहुत ही अपमानजनक कानून था। इसके तहत
हर मीणा स्त्री पुरुष, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, रोजाना अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी। रोजाना, बिना किसी जुर्म के, सिर्फ इसलिए कि वो मीणा है। जी हाँ, सिर्फ इसलिए। ये उनके पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने वाला, उन्हें शक की निगाह से देखने वाला कानून था। इसके खिलाफ मीणा समुदाय ने कैसे आवाज उठाई? विरोध तो शुरू से था, लेकिन संगठित रूप से आवाज उठी। मीणा जाति सुधार समिति बनी। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। कोई बड़े नेता उभरे इसमें? संत मगन सागर जी का नाम आता है। उन्होंने 1944 में नीम का थाना में एक बड़ा मीणा सम्मेलन किया और मीन पुराण नाम की किताब लिखी। इसमें उन्होंने मीणाओं के गौरवशाली इतिहास का जिक्र किया, जिससे लोगों में आत्मसम्मान जागा। और बंशीधर शर्मा, उन्होंने भी कोई समिति बनाई थी? हाँ, 1944 में ही बंशीधर शर्मा ने जयपुर मीणा सुधार समिति बनाई। इसने आंदोलन को और तेज किया। इस आंदोलन की कोई खास घटना या दिन जिसे याद किया जाता हो? हाँ, 28 अक्टूबर 1946 बागवास में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। वहां चौकीदार मीणाओं ने, जो सरकार के लिए काम करते थे, सामूहिक रूप से इस्तीफे दे दिए। इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो बड़ा कदम था। तो ये काला कानून आखिरकार खत्म कब हुआ? ये कानून देश की आज़ादी के बाद खत्म हुआ। 1952 में जाके इसे पूरी तरह से रद्द किया गया। तो ये थी राजस्थान के किसान और आदिवासी आंदोलनों की एक, कह सकते हैं, संक्षिप्त झलक।